नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम बहुत से ई व्याख्यानों के माध्यम से भाषा के स्वरूप पर विचार कर चुके, भारोपी परिवारों पर, भाषा परिवारों पर, भाषा विज्ञान की विविध शाखाओं पर बात कर चुके हैं। इस समय हम हिंदी भाषा, उसकी बोलियों, देवनागरी लिपि, उसका विकास, उसका मानकीकरण आदि भी संदर्भ में बात हम कर चुके हैं। आज के ई व्याख्यान में आपको हिंदी भाषा के विकास के संदर्भों के बारे में बताया जाएगा। हिंदी भाषा ने किस भांति विकास यात्रा की है, मध्यकाल से लेकर के आधुनिक काल तक कैसे व्यक्ति बोली या एक बोली भाषा के रूप में, साहित्यिक भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा, साहित्यिक भाषा और राजभाषा की विकास यात्रा करके यहाँ तक पहुँची है, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। विद्यार्थियों, जो हमारा मध्यकाल था, मध्यकाल की एक विशेष बात थी कि उसकी क्षेत्रगत व्यापकता बहुत अधिक थी, लेकिन बोलीगत विविधता थी। इन सब के बावजूद भी पूरे क्षेत्र की सामान्य भाषा या काव्य भाषा एक ही रही है, चाहे उसके मौलिक आधार बदलते रहे हों। यही कारण रहा है कि चाहे संस्कृत हो, फिर पाली हो या प्राकृत अपभ्रंश, वह समूचे मध्य देश की काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास जब अपभ्रंश में शिथिलता की प्रवृत्तिवश उसके विकल्प का प्रश्न उपस्थित हुआ, तो मध्य देश की कम से कम 2 बोलियां, अवधी और ब्रज, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ, समारोह के साथ साहित्य के क्षेत्र में आ गई। अवधी के पास सूफी संतों के प्रेमाख्यानों और तुलसी की रामचरितमानस जैसी समृद्ध रचनाएं थीं, तो ब्रज के पास कृष्ण भक्तों का भावात्मक संबल था। थोड़े समय तक दोनों का समानांतर विकास हुआ। मध्यकाल में से आप जान सकते हैं, क्योंकि आप एमए के विद्यार्थी हैं और बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत आप इन सब का अध्ययन कर चुके होंगे, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप भाषा की इस विकास यात्रा को अवश्य समझते होंगे। दोनों भाषाओं का तो समानांतर रूप से विकास हुआ कुछ समय तक तो, लेकिन अपनी समृद्धि के बावजूद अवधि की परंपरा बहुत दूर तक नहीं चल सकी, जबकि ब्रज भाषा का अनवरत प्रवाह जारी रहा और वह धीरे धीरे मध्यकाल में समूचे मध्य देश की भाषा हो गई और अवधि की अपेक्षा ब्रज की प्रतिष्ठा हो गई। आधुनिक काल तक, भारतेंदु के समय तक साहित्य का माध्यम बनी रही। अब जो ब्रज भाषा थी वो क्यों विशिष्ट बनी रही, उसके कुछ कारण हैं। संक्षेप में आप देखिए, ब्रज में अवधि में स्थानीयता का आग्रह इतना अधिक था कि उसमें सर्वसमावेशिता कम, जबकि ब्रज में आरंभ से ही सर्वसमावेशिता की प्रवृत्ति अधिक विद्यमान थी। एक सामान्य भाषा या काव्य भाषा के विकास के लिए अनिवार्य गुण था जो ब्रज में था। काव्य के स्तर पर भी अवधि ने प्रबंध को विशेष महत्व दिया था, जैसे रामचरितमानस है या सूफी संतों के जो जायसी आदि के प्रबंध काव्य थे। प्राय सभी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रबंध ही होती हैं। प्रबंध की योग्यता और क्षमता व्यक्तिगत प्रतिभा का विषय होती है, जिसकी परंपरा का निर्वाह प्रयत्न साध्य नहीं हो सकता। इसलिए अवधि के जो बरवे और चौपाई थे, जैसे छंद भी प्रबंध की वर्णनात्मकता से ही अधिक अनुकूल बन पड़े हैं और काव्यात्मक उत्कर्ष की उसमें उतनी संभावनाएं नहीं थी। अवधि के विपरीत ब्रज की प्रवृत्ति मुक्तकों की ओर थी। उसमें आंतरिक लोच, लालित्य, कवित्व, सवैया आदि छंद उसके बहुत अधिक अनुकूल थे। इसलिए इसमें ब्रज में जो कविता रची गई वो श्रव्य युग में इसका अधिक जनग्राह्य होना स्वाभाविक था। फिर इसी मध्यकाल में अवधि का भी विकास हुआ है। 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास जब से ब्रज भाषा के मानक रूपों में शिथिलता की प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है, प्राय तभी से अवधि के संकेत सूत्र भी प्राप्त होने लगते हैं। एक जन बोली के रूप में अवधि का पहला स्पष्ट उल्लेख
सन 1316 में रचित अमीर खुसरो की पुस्तक नूर सिपेहर में प्राप्त होता है। राउलवेल 11वीं शताब्दी के उक्ति व्यक्ति प्रकरण में भी अवधि के आरंभ रूप हमें सुरक्षित प्राप्त होते हैं। इस संबंध में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का मत है कि वस्तुतः प्राकृत पेंगलम के कुछ छंद और राउलवेल और उक्ति व्यक्ति प्रकरण की जो भाषा है उससे आसन पूर्वजा भाषा का प्रतिनिधित्व करती है जो बाद में अवधि में विकसित होती है। मध्यकाल की जो साहित्यिक अवधि है विद्यार्थियों, जो भी है, काव्य भाषा के रूप में अवधि का पहला महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है वो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, जिसका रचना काल सन 1370 में है। तब से लेकर के अवधि के काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने के क्रम में शताधिक रचनाकारों ने अपने काव्य कर्म में उसके विकास पथ को प्रशस्त किया। असाइद की हंसावली, मुल्ला दाऊद का चंदायन, ईश्वरदास की सत्यवती कथा, कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती, जायसी का पद्मावत, उस्मान की चित्रावली, तुलसीदास के रामलला नेहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामचरितमानस, रहीम की बरवे नाई का भेद आदि रचनाओं ने और रचनाकारों ने अवधि भाषा के भाव और शिल्प को विशेष समृद्धि दी। काव्य भाषा अवधि के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए हम प्रतिनिधि के रूप में मुल्ला दाऊद, जायसी और तुलसी की कुछ रचनाओं को हम ले सकते हैं। मुल्ला दाऊद की चंदायन की भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण, कदाचित उसकी सादगी, सरलता और लोकोन्मुख प्रवृत्ति रही है और एक साहित्यिक भाषा के रूप में उसने विकास प्राप्त किया है। काव्यात्मकता के प्रमुख अवयव जैसे व्यंजना शक्ति, शिल्प, अलंकार आदि भाषा के स्पष्ट साक्ष्य उनमें मिलते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, भंवर बरन भई देखे बारा, जनु बिसहर लुरी परे भंडारा, लांब केस सिरपा धुरी धाये, जानू सेंदुरी नाग सुहाए। जायसी की काव्य भाषा भी अवधि की विकासशीलता का अच्छा साक्ष्य प्रस्तुत करती है। उसमें सहज स्वाभाविक और मिठास का गुण है। जैसे भयऊ चकोरी सो पंथ निहारी, समुद्र सीप जस नयन पसारी, भयऊ बिरह जरी कोयलकारी, डार डार जिमी कूकी पुकारी। यह उदाहरण जायसी की भाषा के नित्य रूप का परिचय करवाता है, जिसमें समास बहुल और तत्सम शब्दावली नहीं के बराबर है और वहाँ तद्भव और देश शब्दों का बाहुल्य है। भले इसमें अवधि का परिनिष्ठित रूप सामने नहीं आता, लेकिन एक जीवन, विकसनशील और संभावनापूर्ण भाषा के संकेत हमें अवश्य ही प्राप्त होते हैं। आदि शताब्दी के भीतर ही रचित तुलसी का जो रामचरितमानस है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। व्यंजना शक्ति, बिंब, अलंकार विधान की दृष्टि से जायसी की भाषा अवधि के आगामी स्वरूप का पूर्वाभास है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तुलसी की काव्य भाषा अवधि है, वो अवधि के परिनिष्ठित रूप का चरम आदर्श है। यहाँ आकर काव्य भाषा अवधि अपना संस्कार और विकास जैसे पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। देशज, तद्भव, तत्सम और कुछ विदेशी शब्दों के सम्मिश्रण से तुलसी ने जो भाषा रसायन तैयार किया था, वह अद्भुत मिठास से पूरा होकर के समास बाहुल्य और क्लिष्टता से मुक्त एक सहज प्रसन्न भाषा भी है। भरत राम मिलन के प्रसंग में प्रेमा अभिभूत अस्त व्यस्त श्री राम का यह बिंब कितना मार्मिक है, सुनिए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग तनु धीरा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि की दृष्टि से भी तुलसी की काव्य भाषा अवधि काव्य भाषा की विकास प्रक्रिया अपनी चरम सिद्धि को प्राप्त कर लेती है। बरवे अवधि का विशिष्ट छंद है, जो अवधि की भाषिक प्रकृति और सामर्थ्य का ठीक परिचय देता है। मध्यकाल में विद्यार्थियों, ब्रज का भी काव्य भाषा के रूप में विकास हुआ और ब्रज ने तो अवधि के बाद में एक छत्र राज किया। 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास जब ब्रज अपभ्रंश की रूढ़ी और जड़ता की विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी, प्राय तभी से ब्रज क्षेत्र की बोली भी मध्य देश की अन्य बोलियों की तरह
सामान्य भाषा के रूप में विकसित होने लगी थी। 16वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते सूर के काव्य के माध्यम से उसने एक समर्थ काव्य भाषा का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आश्चर्य के साथ ब्रज की सामर्थ्य को प्रमाणित किया था। उन्होंने कहा, चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहले साहित्यिक कृति इन्हीं सूर की मिलती है जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। सूर सागर किसी पहले से चली हुई आती हुई परंपरा का, चाहे वे मौखिक रही हो, पूर्ण विकास सा जान पड़ता है, चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं है। सूर, केशव, मंडन, बिहारी, कालिदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, लीलाधर, सेनापति, नीलकंठ, रसखान आदि ऐसे ब्रज भाषा के एक से बढ़कर एक कवि हैं। इनके लिए कहा भी गया, ब्रजभाष हेतु ब्रजभाषी न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी सुजानियो। इस प्रकार जो ब्रज भाषा है वो इन सब कवियों से होती सूर तक पहुंचकर एक विकसित ब्रज भाषा का, काव्य भाषा का रूप प्राप्त कर लेती है। सूर की विविध भाव दशाओं के निरूपण और शिल्प की दृष्टि से अत्यंत ही समर्थ है। सूर की रचनाओं में या सूर सागर में तो ब्रज की जो भावाभिंजना की सामर्थ्य है वो हमें स्थान स्थान पर दिखाई देती है। यथा कृष्ण के मथुरा चले जाने पर नंद के प्रति यशोदा की उक्ति से किया जा सकता है। प्रेमातिरेक, अवस्था, आक्रोश, खीज आदि कई भाव एकत्र होकर के जैसे पूंजीभूत हो गए हैं। सुनिए, नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाय, देहु विदा मिली जाही मधुपुरी, जह गोकुल के राय। सूर ने काव्य में बिंबों की अद्भुत योजना की है। माँ यशोदा द्वारा शिशु कृष्ण को चलना सिखाने की सहज ग्राह्य योजना ब्रज में देखिए। सिखवत चलत यशोदा मैया, अरब राय करी पानी गहावत, डगमगाए धरन धरे पैया। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हो निकसत नहीं उधो, तिरछे वे जो गड़े। गोपियों की यह उक्ति वाक कौशल का अच्छा उदाहरण है। सूरदास के साथ ही उनके अन्य समकालीन भक्त कवियों की काव्य भाषा में ब्रज के विकसित और मध्य देश की सार्वदेशिक काव्य भाषा होने का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस दृष्टि से मध्य देश के पूर्वी क्षेत्र में अवधी और हिंदी के सबसे बड़े कवि तुलसीदास और राजस्थान की कवयित्री मीरा का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस के बाद की अपनी जो अधिक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो ब्रज में रची, यथा विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली। यद्यपि थोड़ा बहुत ब्रज का प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। ऐसे ही हम मीरा को देख सकते हैं, मीरा की काव्य भाषा को देख सकते हैं। मीरा की काव्य भाषा पर स्वभावतः राजस्थानी का प्रभाव है, किंतु इतना नहीं कि ब्रज का ब्रजत्व ही सुरक्षित न रह जाए। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। 17वीं और 18वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते ब्रज आचार्य भिखारीदास की उक्ति ब्रज भाष हेतु ब्रजवास ही न अनुमानों की चरित्रार्थ करती दिखाई पड़ती है, क्योंकि ब्रज भाषा में काव्य रचना करने के लिए ब्रज प्रदेश का वासी होना ही आवश्यक नहीं है, अपितु वो समूचे मध्य देश की सामान्य काव्य भाषा के रूप में व्यवहृत होती दिखाई देती है। घनानंद, पद्माकर, बिहारी, रसखान आदि कवियों में अपनी सार्थकता पाती है। ब्रजभाषा की काव्य परंपरा का निर्वाह 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक होता रहा और उसकी एक क्षणधारा तो अब तक प्रवाहमान है, यद्यपि उसमें उतनी सहजता, मधुरता और दीप्ति नहीं रही है। इससे के कुछ महत्वपूर्ण कवियों में द्विजदेव, भारतेंदु, प्रेमधन, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक और रत्नाकर प्रमुख है। रत्नाकर के उद्धव शतक में ब्रज का समर्थ रूप आखिरी में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ब्रज मध्य देश की सार्वदेशिक काव्य भाषा के रूप में एक लंबे समय तक मौजूद रही, अस्तित्वमान रही। कवित्व, सवैया, छपय, रोला और दोहा उसके प्रमुख छंद रहे। अब हम देखते हैं कि आधुनिक युग में खड़ी बोले का जो साहित्यिक रूप होता है वो कैसे विकास में आता है। मध्य युग में ब्रज और अवधि के साथ खड़ी बोली के संकेत सूत्र प्राप्त होने लग गए थे।
परंतु सामान्य साहित्यिक भाषा में विकसित होने का विशेष प्रयत्न करता वहाँ नहीं दिखाई पड़ता है। उस समय तक अपने क्षेत्र विशेष की बोली मात्र ही प्रतीत होती थी। अकबर के समय में गंग कवि के चंद छंद वर्णन के महिमा नाम से खड़ी बोली गद्य की पहली महत्वपूर्ण पुस्तक रची गई थी। इसके पश्चात खड़ी बोली गद्य की दूसरी कृति है भाषा योग वशिष्ठ, और इसके रचनाकार थे पटियाला दरबार के पंडित राम प्रसाद निरंजनी। इनकी भाषा साफ सुथरी और पर्याप्त परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी की है। इसके बाद में पंडित दौलत राम ने भी हरिशेन आचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया था। इस तरह से छिटमुट कुछ ग्रंथ हमें प्रयास के रूप में खड़ी बोली के आरंभिक काल में मिलते हैं। परंतु इतने उदाहरण 19वीं शताब्दी के आरंभ में खड़ी बोली के हिंदी की विकास प्रक्रिया में विधिवत आरंभ से ही उसके अस्तित्व होने के प्रमाण के रूप में ये साक्ष्य दिए जा सकते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता भारत में स्थापित हो गई थी, आप सभी जानते हैं। और जो अंग्रेजी अफसर थे उनको शासन कार्य के संचालन में यहाँ की भाषा में कठिनाई होती थी, इसीलिए यहाँ के लोगों की भाषा से परिचित कराने के लिए जॉन गिलक्राइस्ट ने सन 1803 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। विदेशियों को राज करना था, इसलिए यहाँ की भाषा सीखना उनकी व्यवस्था हो गई थी, और इसी प्रक्रिया में गिलक्राइस्ट ने 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। विद्यार्थियों, उस समय भाषा के दो रूप प्रचलन में थे, एक तो खड़ी बोली का देशी रूप, दूसरा दरबारों में प्रचलित उर्दू रूप। फोर्ट विलियम कॉलेज ने इसका पहला रूप स्वीकार किया, यद्यपि उसमें उर्दू के कुछ रूप भी विद्यमान है। इसे आरंभ में तो खड़ी बोली हिंदुस्तानी कहा गया, लेकिन बाद में सन 1823 से स्पष्ट रूप से हिंदी कहा जाने लगा। ये भाषा जनता की भाषा के काफ़ी करीब थी, इसलिए अंग्रेज अफसरों को जनता से संपर्क और संवाद करने में सरलता हुई। 29 अगस्त 1806 को गिलक्राइस्ट ने एक पत्र लिखा मैडकॉफ को, एक अंग्रेज अफसर को। उसमें इस बात की पुष्टि भी होती है, भारत के जिस भाग में भी मुझे काम पड़ा, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमायूं से लेकर पहाड़ों से नर्मदा तक, अफगानों, मराठों, राजपूतों, जाटों, सिखों और उन प्रदेशों में जहाँ कबीलों में मैंने यात्रा की, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार होता देखा जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी थी। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते होंगे। इस हिंदुस्तानी के विकास के लिए फोर्ट विलियम की ओर से जॉन गिलक्राइस्ट के आग्रह पर लल्लू लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिक के तो उपाख्यान की भी रचना की थी। इनके कुछ वर्ष पूर्व सदा सुखसागर और सैयद इंशाअल्लाह खान रानी केतकी की कहानी की रचना कर चुके थे, और ये चारों महापुरुष, चारों विद्वान आधुनिक हिंदी के आरंभिक विकासकर्ताओं में अग्रगण्य हैं। लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल और सैयद इंशाअल्लाह खान। विद्यार्थियों, खड़ी बोली के विकास में ईसाई मिशनरियों का भी योगदान है। उन्होंने सामान्य जनता में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसका उपयोग किया और शिक्षा संबंधी कुछ पुस्तिकाएं भी निकाली। तो भाषा के विकास में के प्रयत्नों में इनसे काफ़ी सहायता भी मिली। विदेशियों के प्रयत्नों की तुलना में भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीयता की चेतना से प्रेरित होकर के भारतीय द्वारा जो प्रयास किया गया वो भी कम सराहनीय नहीं था। सन 1826 में कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी भाषियों के निमित्त पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दन मार्दन निकाला था, और 19वीं शताब्दी में चलने वाले नव जागरण और सुधार आंदोलनों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजा राम मोहन राय ने वेदों के भाष्यों का हिंदी अनुवाद किया। सन 1929 में बंगदूत नामक समाचार पत्र उन्होंने हिंदी में निकाला। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश तथा अन्य कई हिंदी ग्रंथों का हिंदी में निर्माण कर
इसके विकास में, संवर्धन में योगदान दिया। साथ ही आर्य समाजियों के लिए हिंदी का ज्ञान और व्यवहार उन्होंने आवश्यक ठहराया। इसी भांति जब हम खड़ी बोली की साहित्य की यात्रा की ओर बढ़ते हैं या उसके विकास की ओर बढ़ते हैं, तो विद्यार्थियों उद्दंड मार्दन और बंगदूत के अतिरिक्त अन्य कई संवाद पत्रों के भी हिंदी के विकास में बड़ी सार्थक भूमिका निभाई। शिव प्रसाद सितारे हिंद का बनारस अखबार, राजा लक्ष्मण सिंह चौहान का प्रजा हितैषी, तारा मोहन मित्र का सुधाकर और लोकमित्र अवध अखबार इस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विद्यार्थियों, व्यक्तिगत दृष्टि से बाबू नवीन चंद्र राय और पंडित श्रद्धाराम फिलोरी और फ्रेडरिक पिनकार्ट की भूमिका भी अविस्मरणीय है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास अपनी स्वाभाविक गति से होता रहा। साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली की संभावना का समुचित विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय के साथ होता है। उन्होंने गद्य की प्राय सभी नई पुरानी विधाओं में रचना करके इसकी संभावना को और अधिक प्रशस्त करने का, समृद्ध करने का प्रयत्न किया। उनके अनेक प्रयत्नों से, उनके इन्हीं प्रयत्नों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्र नारायण चौधरी, प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि भारतेंदु मंडल के लेखक, रचनाकार और कवियों की महती भूमिका रही। परंतु अब भी एक काव्य भाषा और गद्य की भाषा में एक बंटवारा चल रहा था, क्योंकि एक विलक्षण आश्चर्य की बात है, अभी भी खड़ी बोली हिंदी गद्य की भाषा ही बन पाई थी। कविता के लिए तो ब्रज भाषा का ही प्रयोग हो रहा था। स्वयं भारतेंदु मंडल के कवियों ने और भारतेंदु ने भी ऐसा ही किया। इस युग के साहित्यकार कदाचित कविता भाषा के रूप में खड़ी बोली की संभावना के प्रति आश्वस्त नहीं थे। उन्हें लगता था कि खड़ी बोली कविता के लिए उपयुक्त भाषा नहीं है। इसकी संभावना को वे सही ढंग से रेखांकित नहीं कर सके। इस युग के रचनाकारों ने स्वयं की रचना के साथ साथ व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। भारतेंदु युग में तो जो रचनाकार या कवि है, लगभग सभी वो किसी न किसी पत्रिका के संपादन कार्य से या प्रकाशन कार्य से जुड़े हुए थे। नागरिक प्रचारणी सभा, काशी जैसी संस्थाओं ने भी इसके विकास और प्रसार में बड़ा योगदान दिया। इस युग के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं भारतेंदु की गद्य भाषा भी एक अच्छे उदाहरण के रूप में देखी जा सकती है। गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को और अधिक परिष्कृत रूप देने में और कविता की भाषा के रूप में इसकी संभावना के प्रति संशय को समाप्त करने में अति पुनीत कार्य, शुभ कार्य सरस्वती के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों से संपन्न हुआ। सन 1903 में उन्होंने सरस्वती का संपादन कार्य रेलवे की नौकरी का परित्याग करते हुए उन्होंने किया और खड़ी बोली इसके बाद में धीरे धीरे हिंदी ही बनती गई। तीसरे दशक के आरंभ में उनके संपादन कार्य से मुक्त होने तक कविता और गद्य दोनों की ही भाषा सामान्य भाषा के रूप में विधिवत प्रतिष्ठित हो गई थी। द्विवेदी जी ने जो व्याकरण संबंधी अराजकता, अशुद्धियां और अनिश्चय को समाप्त करके हिंदी को एक समर्थ और समृद्ध साहित्य भाषा बना दिया था। विद्यार्थियों, द्विवेदी जी के प्रेरणा से और उनके निर्देशन में अनेक रचनाकारों ने खड़ी बोली में अपनी काव्य साधना की, जिनमें से प्रमुख रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, देवकीनंदन खत्री, किशोरलाल गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूरण सिंह, चंद्रधर मश गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय आदि अनेक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद के आविर्भाव के साथ ही गद्य के साथ साथ कविता के रूप में खड़ी बोली ये स्थिति प्राप्त कर लेती है कि वह विश्व की किसी भी भाषा या साहित्यिक भाषा की समतुल्यता पर रखी जा सकती थी या रखी जा सकती है। साहित्यिक भाषा के रूप में उसका विकास तो तीसरे दशक में छायावाद के आविर्भाव के साथ ही संपन्न हो जाता है और छायावाद और उसके बाद के प्रमुख साहित्यकारों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत, महादेवी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, फणीश्वरनाथ रेणु, गजानंद माधव मुक्तिबोध, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, धूमिल, शमशेर बहादुर सिंह, सुरेंद्र वर्मा, शिव प्रसाद सिंह,
हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ, नागार्जुन, केदारनाथ, कुंवर नारायण आदि नाम उल्लेखनीय हैं और इनकी सूची और भी हम विस्तृत कर सकते हैं, लेकिन उसका यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से इस हमारी हिंदी है वो कैसे धीरे धीरे विकास यात्रा करती हुई आज साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। धन्यवाद।